अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है तो इसको कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसमें क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन उठा लो, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखो, उसके बाद टेबल बनाओ और ये टेबल से ये जो x और y का वैल्यू मिलता है इसको ड्रॉ करो ग्राफ पे। ठीक है, इनको प्लॉट करने के बाद इनको ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये उस एक इक्वेशन का ग्राफ होगा। वैसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए भी आपको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, टेबल बनाना है, टेबल से ये एक्स वाई के जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इनका भी अलग से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब देखना है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइंस कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा उसका सोल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड में हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ जाती है। और उसके बाद भी मान लो ये दोनों मीट करे कहीं पे, इस पॉइंट पे मीट करे, तो ये पॉइंट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये हम लोग कैसे ग्राफ से डिटरमाइन करेंगे। तो मान लो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे -2.718। अब ग्राफ में तो हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये कैसे पता करेंगे। तो ये मेथड जो है ये उतना फिजिबल नहीं है, एक तो टाइम टेकिंग है और एक्यूरेट भी नहीं है। तो भी इसीलिए हमने एक दूसरा मेथड निकाला जहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस गिवन होगा, तो यहाँ से ही हम लोग डायरेक्ट बिना ये ग्राफ सब के एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली अलजेब्रा से। तो उस मेथड का नाम है अलजेब्रिक मेथड। उसमें दो मेथड्स आते हैं, उसमें से पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है तो हमें ये वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। पहले बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन से हमें मान लो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू, ये टर्म को छोड़ के बाकी टर्म्स को मैं राइट साइड ले जाऊँगा तो आ जाएगा -b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, अभी यहाँ से मेरे को x का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अभी सेकेंड स्टेप बोला है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 टू गेट y। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू मिला मेरे को यहाँ से, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पुट करने से मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू मेरे को मिल गया। अब बोलता है कि पुट y बैक इनटू आइदर इक्वेशन टू गेट x। तो अभी y का जो वैल्यू मिल गया उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो भी मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको सिंपली एक इक्वेशन से x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, उसके बाद उसको लाके दूसरे इक्वेशन में पुट करना है तो वहाँ से x या y में से कोई एक मिल जाएगा। अब जो वैल्यू मिल गया उसको लेके पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करो, दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ लिखा है कि जो आसान दिखे, कि फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे मान लो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, दूसरा इक्वेशन थोड़ा आसान दिख रहा है, तो दूसरा इक्वेशन को ही उठाना ताकि आपके कैलकुलेशन में ईजी हो। दूसरे इक्वेशन से क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले इक्वेशन का नाम मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1 और दूसरे इक्वेशन का नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। अब देखो ये दोनों ही इक्वेशन आसान दिख रहे हैं, x और y के टर्म्स में ही है, कुछ मल्टीप्लिकेशन होके है नहीं इनके साथ कि 2ax यहाँ पे 7y, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही सिंपल है। तो मैं आइदर इक्वेशन उठाऊंगा, उठा के x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में लिखूंगा। तो पहला इक्वेशन मैंने उठाया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे लिखा मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब क्या करूँगा, x को y के टर्म्स में लिखूंगा तो x हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, ये बोला था पहला स्टेप। पहला स्टेप पढ़ो क्या लिखा था, फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या, 14 माइनस वाई। अब स्टेप 2 क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से मेरे को जो x का वैल्यू मिला वो लेके मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो वही चीज़ लिख देता हूँ कि पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या मिला था मेरे को वैल्यू, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x के जगह क्या पुट करूँगा, 14 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y
इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, दैट इम्प्लाइज y का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5। ठीक है, हमें y का वैल्यू मिल गया, यही तो लिखा था स्टेप 2 में कि सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 टू गेट y, तो y का वैल्यू मिल गया। अभी स्टेप 3 क्या लिखा है, पुट y बैक इनटू आइदर इक्वेशन टू गेट x। अभी ये जो y का वैल्यू मिल गया, इसको ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं अभी y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 में पुट करके देखता हूँ कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो लिखा पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, क्या आएगा वैल्यू, x प्लस y के जगह क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई का जगह लिखूंगा ये जो वैल्यू मिला है, क्या मिला है 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, दैट इम्प्लाइज x का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 9। तो हमें x का वैल्यू मिल गया 9, y का वैल्यू मिल गया 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सोल्यूशन इज 9,5। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग x और y के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x का वैल्यू कितना है 9 है, y का वैल्यू 5 है, तो x के जगह 9, y के जगह 5 लिखा, तो ये हो गया 9,5। तो जब आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कभी कभी नोटिस करोगे कि कभी ऐसे इक्वेशंस गिवन है जिनके लिए ये सेकंड स्टेप में y मिल जाना चाहिए, लेकिन y मिलता नहीं है। क्या होता है, y दोनों तरफ ऐसे कैंसिल हो जाता है और आपके पास ऐसा एक स्टेटमेंट रह जाता है 0 इज इक्वल टू 0, -5 इज इक्वल टू 9 ऐसे रह जाता है। तो उस टाइम पे क्या करोगे, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि इफ़ वी डिडंट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y, ये जो सेकेंड स्टेप में, एंड द स्टेटमेंट वी गेट इज ट्रू। मान लो आपको एक स्टेटमेंट मिल गया 5 इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ y प्लस 5 था तो वो कट गया, तो आपको मिला 5 इज इक्वल टू 5। तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस बनेंगे। तो ये जो दोनों इक्वेशंस है इनके सोल्यूशंस हो जाएंगे इनफाइनाइट, यानी कि जो लाइंस बनेंगे वो हो जाएंगे कोइंसिडेंट। और अगर आपको जो स्टेटमेंट मिला वो अगर फॉल्स है, मान लो आपको एक स्टेटमेंट मिला 9 इज इक्वल टू 7, ठीक है, y प्लस 9 मिला, यहाँ पे y प्लस 7 था, y कट गया, आपको मिला 9 इज इक्वल टू 7, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो उस टाइम पे आपको नो सोल्यूशन रहेगा, यानी कि जो लाइंस बनेंगे वो हो जाएंगे पैरेलल लाइंस। अभी इनके एग्जांपल्स देखते हैं, ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला एग्जांपल है, इसमें मैंने दो इक्वेशंस लिख दिया और जैसा कि स्टेप्स में बोला जाता है पहले y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो मैंने y को रखा और -2 इस तरफ गया तो +2 या -x, तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। अभी क्या करूँगा, ये जो y का वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट करूँगा। पुट करने से इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई के जगह क्या पुट करूँगा, यहाँ पे y है ना, इसके जगह ये वैल्यू पुट करूँगा, तो ये होगा 2 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x कट गया, 4 कट गया, आता है 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 जो है ये है ट्रू स्टेटमेंट। और अगर ट्रू स्टेटमेंट निकलता है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर फाइनली y का कुछ वैल्यू ना मिले और स्टेटमेंट जो है वो ट्रू निकले तो उस इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे ये हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें देखो x का वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y लिखा, फिर ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमने x के जगह ये वैल्यू पुट करा, तो पुट करने के बाद ये कट गया y, उसके बाद रह गया 8 इज इक्वल टू 10 रह गया। 8 इज इक्वल टू 10 जो है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमारा रूल ये कहता है कि जब फॉल्स स्टेटमेंट आएगा तो उसमें नो सॉल्यूशंस बनेंगे। तो ये जो इक्वेशंस है इनके कुछ सॉल्यूशन नहीं रहेगा, यानी कि नो सॉल्यूशंस। और लाइंस कैसे बनेंगे, पैरेलल लाइंस। अब ये सच में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे या नहीं आ रहे, इसके नो सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो आप कंपेयर करके, जैसे यहाँ पे देखो a1/a2 हो जाएगा 1/2, फिर b1/b2 हो जाएगा 1/2, फिर c1/c2 हो जाएगा 1/2। तो क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब लाइंस जो बनेंगे कोइंसिडेंट बनेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस इनफाइनाइट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो, a1/a2 हो गया 1/2, फिर b1/b2 हो जाएगा 1/2, फिर c1/c2 जो है ये नॉट इक्वल्स टू दिस। तो इस केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा कब होता है, जब लाइंस पैरेलल बनते हैं
और नो सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ से भी हमने क्या निकाला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नो सोल्यूशन, और यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करके अपने शॉर्टकट से क्या निकाला, नो सोल्यूशन, यानी कि हमारा ये आंसर परफेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ये कंपेयर कैसे करते हैं कोफिशिएंट्स और पता करते हैं कैसे रिजल्ट, इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियरली ये सब मेंशन करा है। तो आज हम लोगों ने ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कैसे डिटरमाइन करना है उसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 3.2, वो डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।